हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लास्ट टॉपिक पे हमने बात की थी लैक ओपेरोन के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं अभी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया था। मेगा प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम एक सेल के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं और उसका कंप्लीट जीनोम के बारे में पता करना, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगभग उस सेल्स के अंदर 3.10⁹ बेस पेयर के आसपास, इसके आसपास अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर होते हैं और एक बेस पेयर की लगभग $3 के आसपास इसकी क्या थी, 1 बेस पेयर की कॉस्ट थी। सो टोटल कॉस्ट विल बी, इस टोटल कॉस्ट अगर हम इसको कम्प्लीटली टोटल कॉस्ट निकालें इसकी तो लगभग $9 बिलियन के आसपास, विच इज़ ए लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट थी ये। और इसको अगर हम प्रोजेक्ट को अगर इसको हम स्टोर करें, अगर स्टोरेज की बात करें तो हम एक पेज, ईच पेज के अंदर कितने, लगभग 1000 लेटर, अगर इस पेज के अंदर लगभग कितने 1000 लेटर्स की बात करते हैं हम, 1000 लेटर, और 1000 लेटर ईच बुक, अगर एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हो, एक बुक में कितने पेजेस हो, 1000 पेजेस, तो अब अप्रोक्सीमेटली ऐसी ऐसी कितनी बुक्स चाहिए, तो 3300 बुक्स चाहिए। इट इज़ ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है इसमें भी बुक्स की, तो अनॉर्मस अमाउंट ऑफ बुक्स। सो इट इज़ कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। और इसको लॉन्च किया गया 1990 के अंदर, और इसको कंप्लीट करने में लगभग 13 साल, अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स के आसपास इसमें टाइम लगा था। तो इसके अंदर ह्यूमन जीनोम रिलेटेड था, ये इस किससे रिलेटेड था, इट इज़ रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स विच रिक्वायर, इसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत थी, जिसको हाई स्पीड कंप्यूटर्स डिवाइसेस इसको स्टोर करने के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से स्टोर कर सकें और टाइम पर इसका एनालिसिस कर सकें विद एक्यूरेसी के साथ साथ। और ऐसे ही इसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे, इसको जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो एक कमेटी बनाई गई जो किसको इफेक्ट, मतलब किसको संभालेगी, उसमें इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसको क्या कर सके, वो कमिटमेंट कर सके उसके लिए, मतलब उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया था किसने, इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया यूएस डिपार्टमेंट, एक तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एक सेकंड था एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, कुछ इसके बाद और भी हेल्प की थी ट्रस्ट ने, विच इज जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी। इसके बाद इसको अगर हम एक किसी डीएनए के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर हम एनालिसिस कर सकें तो हम बहुत सारे डायग्नोसिस कर सकते हैं, उस डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। एक एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ह्यूमन जीनोम में आने से उस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ गोल्स, एचजीपी के कुछ क्या थे, गोल्स, एनसीईआरटी में हमारी में कुछ गोल्स के बारे में बताया गया है। गोल्स ऑफ एचजीपी के बारे में बात करते हैं। तो पहला गोल्स क्या था, इसके अंदर लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स, 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई किए गए। और इसकी सीक्वेंस लगभग कितनी थी, 3 सेकंड क्या है, 3 बिलियन ह्यूमन बेस पेयर, उसके अंदर कितने बिलियन बेस पेयर है, 3 बिलियंस ह्यूमन बेस पेयर। और इस इंफॉर्मेशन को पहले ही बताया मैंने कि मतलब उसके अंदर स्टोरेशन की ज़रूरत थी, हाई स्पीड कंप्यूटराइज में इसको स्टोर इन्फॉर्मेशन इन
इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर इसको स्टोर करके रखा गया। इसके बाद इम्प्रूवमेंट टूल्स, इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट टूल्स ऑफ डाटा एनालिसिस, यानी इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब हम टाइम टाइम पर, जैसे हम एक ऐप को अपडेट करते रहते हैं, ऐसे ही हम इसके डाटा एनालिसिस को समय समय पर क्या कर सके, टाइम टाइम पर इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सके। और इसको ट्रांसफ़र किया गया, इस जीनोम को ट्रांसफ़र किया गया किसके अंदर, ट्रांसफ़र रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रीज, जस्ट फॉर एग्जांपल फार्मेटिक्स, यानी इसको ट्रांसमिटेड किया गया, ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको ट्रांसमिटेड किया गया। मतलब ताकि हम क्या कर सकें उसमें हम फार्मेटिक्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में पता लगाया जा सके। क्रॉप को, अगर किसी प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रॉप्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, और किसी डिजीज़ को। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया इसमें कुछ अलिस, ELSI, जिसको क्या कहते हैं हम, इथिकल, जो क्या था, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, और कुछ क्या थे, सोशल इश्यूज़, जो क्या थे, ये जो इसके अंदर जो भी इशू बने थे उस उन इशू के लिए एक कमेटी बनाएगी। इसके बाद इसके अंदर क्या बताया गया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमन बीइंग के अलावा और भी कुछ मॉडल्स तैयार किए गए, दैट इज़ कॉल्ड नॉन ह्यूमन मॉडल्स। नॉन ह्यूमन मॉडल्स, कुछ मॉडल और भी तैयार किए गए उसके अंदर, दैट इज़ उनमें से क्या था, ये कुछ बैक्टीरिया के, क्या किसके थे, कुछ तो बैक्टीरिया, कुछ क्या थे, हिस्ट के, कुछ क्या थे इसके अंदर, कैनिब्रिटिस इलिंगस, कैरेम्बिटिस, क्या था ये, इलिंगस, नोर हैबिटिटिस इलिंगस, विच इज़ ए फ्री लिविंग नॉन पैथोनिक नेमेटोड। ये एक नेमेटोड था जो नॉन पैथोजेनिक था, इट इज़ ए फ्री लिविंग और नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड। एक इसके ऊपर बनाया गया ड्रोसोफिला के ऊपर, विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। एक राइस के ऊपर, एक था एरोबडोप्सिस, जो कि एक प्लांट है, क्योंकि इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर एक ह्यूमन जीनोम इसके ऊपर इसके जीनोम तैयार किया गया एराबिडोसिस में। इसके बाद इसके भी सीक्वेंस को तैयार किया गया, जिसको आप एराबिडोप्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये था एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जो एक मॉडल तैयार किया गया था। इसके अंदर जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, मतलब आप उसको इन्फॉर्मेशन देना। अगर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है किसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। आप एक क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएशंस के बारे में पता कर सकते हो, नए वेज, हमें डायग्नोसिस के, डिजीज़ के डायग्नोसिस के नए नए वेज मिलेंगे, डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं। एक क्लू, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में हम उसके प्रोवाइडेड एक क्लू दे सकते हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ हमें कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल भी तैयार मिले।